हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 से एक नया चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछले सालों में जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब नीट एग्जाम में हर एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक लेते हैं और उससे कुछ लाइन लिख देते हैं क्वेश्चन बनाकर और पूछ लेते हैं आपसे, बताइए इनमें से कौन कौन सी लाइन ट्रू है, कौन सी लाइन फॉल्स है। तो टॉपिक की, सब्जेक्ट की समझ तो होनी चाहिए, खास तौर से हर एक लाइन को भी आपने बहुत ध्यान से एनसीईआरटी की पढ़ाओ, ये भी ज़रूरी है, ताकि जब एक नया सवाल वो एनसीईआरटी की लाइन से बनाते हैं तो फिर आप उसको सही से जवाब दे सके। तो शुरू करते हैं नया चैप्टर। शुरुआत में एनसीईआरटी में बताया गया है कि जैसे आप जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में सिंपलर सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन के दौरान, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी होता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि लगातार बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुँचती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता रहे। तो ये जो आदान प्रदान होता है कि ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसी को ब्रीदिंग बोला जाता है और नॉर्मली इसको रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। शुरू करते हैं फिर चैप्टर। शुरुआत में एनसीईआरटी कहती है, एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। यानी नो रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर का हवाला लेते हुए कहा है कि आप जैसे कि जानते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, एनर्जी ताकि प्रोड्यूस हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और इन्हीं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका भी रिमूवल होता है। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। इसलिए जरूरी है कि लगातार सेल्स को ऑक्सीजन मिलती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिमूवल होता रहे। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज नोन एज ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। इसी को ही कॉमनली रेस्पिरेशन बोल दिया जाता है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप अगर अपने चेस्ट पर हाथ रखें तो आपको फील होगा कि आपका चेस्ट अप एंड डाउन मूव करता है। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। आप जानते हैं ये ब्रीदिंग की वजह से ही हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को भी समझाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इन्होंने पहले एक जनरल बात की है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कैसे होता है। इस टॉपिक के अंदर इन्होंने बताया ये है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो अलग अलग है। जैसे कि कुछ एनिमल्स में तो जनरल बॉडी सरफेस से ही सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आदान प्रदान हो जाता है गैसेस का। हालांकि ये बात जो वो कह रहे हैं वो स्पॉन्जेस हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, इसके लिए बोल। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एनालिडा, उनके पास होती है मॉइस्ट क्यूटिकल या मॉइस्ट स्किन, जिसके जरिए उनका एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। अगर एक्सचेंज ऑफ गैस स्किन के जरिए होता है तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। एनालिडा के बाद है नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स के अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन थ्रू द ट्रैकिया। हर एक सेल तक डायरेक्टली बाहर से ऑक्सीजन पहुंच जाती है, इसमें ब्लड की, हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं होती। हालांकि जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं उनको गिल्स दी हैं अल्लाह ताला ने, वो गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं। अगर रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होता है तो इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद मॉलस्क हैं, उनके बाद ही फेदर लाइक गिल्स होते हैं, यानी कि गिल्स ही रेस्पिरेशन के लिए होते हैं। बाकी डिटेल आप एनिमल किंगडम में सुन लेंगे। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, एनिमल किंगडम में आप समझ लीजिएगा। इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, इनके पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, उनको एनसीईआरटी में गिल्स लिखा गया है जिसके जरिए रेस्पिरेशन करते हैं। हायर एनिमल्स में अगर हम देखें तो फिशेस के अंदर एक जनरल सी बात आप जानते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होता है, यानी कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस हैं, उनके पास स्किन भी है, गिल्स भी होते हैं लार्वल स्टेज में, लंग्स भी हैं, वैसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी हो जाता है। मेनली रेस्पिरेशन एम्फीबियंस के अंदर स्किन के जरिए होता है। एम्फीबियंस के बाद जो ज़मीन वाले जानवर आते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन लंग्स के जरिए होता है। एक बात देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस लाइन से अभी तक नीट में सवाल आया नहीं। एक बहुत शानदार सवाल बन सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, जैसे किसी में सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जनरल बॉडी सरफेस, किसी में लंग्स से, किसी में स्किन से, किसी में गिल्स से। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वो रहते कहाँ हैं, हैबिटेट पर, एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उनकी बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये बताया गया। तो आप याद कर लें, इससे एक नया सवाल बन सकता है।
लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स यानी प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथ नाम लिखने से रह गया, एटसेट्रा। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो इन लोअर एनिमल्स के अंदर स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, प्लेटीहेल्मिंथ्स हैं, एस्केल्मिंथ हैं, इनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है अक्रॉस एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थफॉर्म यानी कि अब ये बात करें एनालीड्स की, यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, ये मॉइस्ट क्यूटिकल यानी मॉइस्ट स्किन के जरिए इनका रेस्पिरेशन होता है। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखा जाता है इंसेक्ट के जो जमीन वाले हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द गिल्स, अगर रेस्पिरेशन गिल्स होता है इसे बोला था ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। आर यूज बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्का के अंदर ये देखा जाता है, मॉलस्क के अंदर उनके अंदर भी रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए हो जाता है। रेस्पिरेशन अगर गिल्स होता है इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। Whereas vascularized bags called lungs, अगर रेस्पिरेशन लंग्स से होता है इसे बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, आर यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जमीन वाले जानवर, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। अमंग वर्टिब्रेट फिशेज यूज गिल्स, फिशेज गिल्स से रेस्पिरेशन करती हैं। Whereas amphibians, reptiles, birds and mammal respire through lungs, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स के अंदर रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो बड़ी प्यारी सी लाइन देखिए एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इन्होंने बताया कि जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स, इन सब के अंदर रेस्पिरेशन लंग्स के जरिए होता है, फिशेज में गिल्स के जरिए होता है। एम्फीबियन में एक एग्जाम्पल फ्रॉग भी ली है, क्या फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से जरिए भी होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आप पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, फ्रॉग के अंदर मेनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस टॉपिक के अंदर इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी एयर मूव करती है यहाँ अंदर लंग्स में, रास्ते में कौन कौन से नाम आते हैं। थोड़ा सा एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर हम बात करते हैं। जैसे कि आप जब सांस लेते हो तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में एयर जाती है, फिर नेजल पैसेज में, उसके बाद फिर इंटरनल नॉस्ट्रल जिसको एनसीईआरटी नेजल चैम्बर लिखा हुआ है, उसका एयर पहुंचती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज है जिससे खाना भी गुजरता है और हवा भी अंदर जाती है। फेरिंग्स के बाद अगर आप सांस लेने वाले रास्ते की बात करें तो आ जाता है फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स जैसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, और उसके बाद फिर आ जाता है ये ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप रिंग से बना होता है। अच्छा, लैरिंग्स के ऊपर जो एक ओपनिंग है जिससे कि एयर अंदर जा रही है उसे ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स बोलते हैं। नॉर्मली वो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस से कवर्ड रहता है ताकि इधर सांस वाले रास्ते की तरफ फूड पार्टिकल्स की एंट्री ना हो जाए। ट्रैकिया फिर डिवाइड हो जाता है इंटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। प्राइमरी ब्रोंकाई हर एक लंग में, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग के अंदर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकाई फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। राइट लंग में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट में 2 होती हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर फर्दर और बारीक ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर वो और बारीक ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट है ये कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग। और इसका काम होता है कि एयर को अंदर लंग्स तक पहुंचाना, ह्यूमिडिफाई करना, ब्रिंग्स इट डाउन टू द बॉडी टेम्परेचर, और उससे अंदर जो डस्ट पार्टिकल वगैरह फॉरेन पार्टिकल्स उनको रिमूव कर देना। उससे आगे फिर शुरू होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एयर सैक्यूल्स, एल्वियोलाई। एनसीईआरटी ने आसान कर दिया, उन्होंने बोला है कि एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, ये बनाता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द लंग। तो जो गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के अंदर वो एल्वियोलाई उसके आसपास मौजूद डक्ट्स के जरिए होता है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने ये दिखाया है लैरिंग्स जिसको कि बोला जाता है वॉइस बॉक्स, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस भी दिखाया है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। फिर ये नीचे ट्रैकिया शुरू हो गया है हमारा। ट्रैकिया डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये आप याद रखें, इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। लंग्स दिखा रखे हैं और ये बता रखा है कि लंग्स के चारों तरफ पतली पतली मेम्ब्रेन होती हैं जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा बोला जाता है। आउटर पैराइटल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। वो इसलिए होता है ताकि दोनों मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे को टच ना करें, लिखा हुआ भी यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड। और ये एल्वियोलाई से हमारे लंग्स बने होते हैं, जानते हैं आप। नीचे ये एक प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल है जिसे बोला जाता है डायफ्राम, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। दोनों लंग्स के बीच में जगह होती है, इसे बोला जाता है मीडियस्टम, जहाँ पर कि हमारा हार्ट मौजूद होता है। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या समझाया गया। वी हैव अ पेयर ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, हमारे पास एक जोड़ा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, जो कि अपर लिप के ऊपर मौजूद हैं। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर, इससे हम नेजल चैम्बर तक पहुंचते हैं थ्रू द नेजल पैसेज, जो बीच में ये जगह है ये कहलाता है नेजल पैसेज। द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू द फेरिंग्स, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स है, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन
पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये सवाल नीट में आ चुका है. कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स. फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया. लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच ओपन्स व्हिच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन. लैरिंग्स एक कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में मदद करता है क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है. ड्यूरिंग swallowing, जब आप खाना निगल रहे होते हैं उस दौरान खाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ ना चला जाए, इसलिए जो ग्लॉटिस है यानी कि ओपनिंग जो लैरिंग्स में मौजूद है ऊपर की साइड, कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लॉटिस. तो ये सवाल ही पूछा था एपिग्लॉटिस किससे बना हुआ है. इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप यानी इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है. Prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube of extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra. ये सवाल भी नीट में कई बार आ चुका है कि जो ट्रैकिया डिवाइड होता है into two primary bronchi किस लेवल पर होता है. At the level of fifth thoracic vertebra. चेस्ट लेवल पर जो वर्टिब्रा है और thoracic vertebra कहलाती है, टोटल 12 है. फिफ्थ thoracic vertebra पर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है into two primary bronchi. Into right and left primary bronchi. Each bronchi undergoes repeated division to form the secondary and the tertiary bronchi. और फिर बाद में bronchiole शुरू हो जाते हैं, मतलब और बारीक बारीक ट्यूब बनती चली जाती हैं, ending up into very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and the tertiary bronchi and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring. तो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग पर सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं. ट्रैकिया में होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में भी होती हैं और इनिशियल ब्रोंक्यूल में भी होती हैं. इनिशियल ब्रोंक्यूल मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनका कहने का मतलब. Each terminal bronchiole give rise to a number of the very thin irregular word and the vascular bag-like structure called the alveoli. और फिर वो फाइनली छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड होते होते फाइनली alveoli तक पहुंच जाते हैं. The branching network of the bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lung. अब क्यों ट्राई किया तो बाहर है, तो बोला ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग. इन्हीं से हमारे लंग्स बने होते हैं. वी हैव, तो इससे सवाल पूछ लेगा कि मतलब हमारे लंग्स में ट्रैकिया इंक्लूड किया जाएगा, नहीं तो आप बोलेंगे ट्रैकिया इंक्लूड नहीं किया तो बाहर है. तो ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वेलाई. वी हैव टू लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, जिसके चारों तरफ प्लूरा मौजूद है, जिसके बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है. इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस. वो लंग सरफेस फ्रिक्शन नहीं होते, दोनों लेयर को आपस में टच नहीं होने देते. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग. जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरेसिक कैविटी से टच में होती है, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स. अदरवाइज लंग्स से कॉन्टैक्ट में होती है. द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द लंग्स. तो सवाल पूछता है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक. Whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or the exchange part of the lungs. Alveoli और duct उसकी मिलके बनाती है respiratory exchange part of the lungs. The conducting part transport the, यहाँ से सवाल नीट में आ चुका है, conducting part का काम क्या होता है. The conducting part transport the atmosphere to the alveoli. Alveoli तक उसको ट्रांसफर करवाना. Clear it from foreign particles, उसमें से foreign particles को हटा देना. रास्ते में म्यूकस होता है, सीलिया होता है, उसकी वजह से रास्ते में काफ़ी डस्ट पार्टिकल रुक भी जाते हैं. Humidifies it, उसको थोड़ा नम करना. एंड ऑल्सो ब्रिंग इट टू द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. और जब एयर गुजरती है तो फाइनली वो बॉडी टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर हो जाता है. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेयर. तो जो आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड और एटमॉस्फेयर में, वो एट द लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द लंग्स ही होता है, यानी एल्वेलाई एंड द डक्ट्स के बीच में. The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically and airtight container. इस पर भी नीट में सवाल आ चुका है कि जो हमारे लंग्स हैं वो thoracic chamber में. thoracic chamber मतलब कि ये इन्होंने 4 पैर वाले जानवर के हिसाब समझाया है. जैसे कि मैं इस तरह से कर लेता हूँ तो लोअर साइड में मेरा स्टर्नम होगा, ऊपर एक साइड वर्टिब्रल कॉलम होगी, लेटरली रिब्स होंगे और पोस्टीरियर साइड में या लोअर साइड में डायफ्राम. ये thoracic chamber हो गया. thoracic cavity एक एयरटाइट चैम्बर है जिसके अंदर हमारे लंग्स मौजूद हैं. इस पर बड़ी प्यारी सी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है. The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber, जो कि एक airtight chamber है. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column. dorsally ऊपर की साइड इसमें vertebral column है. ventrally by the sternum. आप ये याद रखें 4 पैर वाले जानवर के हिसाब से लिखी गई ये बात है. ventrally sternum है नीचे की साइड, laterally ribs हैं, and on the lower side by the dome shaped diaphragm. lower side में इस तरीके का diaphragm. The anatomical set of the lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will reflect in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume.
बोल रहे हैं कि ये एक एयरटाइट चैम्बर है और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है तो अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम लंग वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। जैसे जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका ये जो थोरेसिक चैम्बर है इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो अंदर लंग्स को एक्सपेंड होने की जगह मिलती है तो उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर उससे कंपेरिजन ज़्यादा हो जाता है, एयर अंदर आ जाती है। जब एक्सपायरेशन आप करते हैं तो रिब केज वापस अंदर की साइड जाता है, डायफ्राम ऊपर आ जाता है, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, एयर बाहर चली जाती है। ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, ये बेसिक सी बात इन्होंने बताई। नीट एग्जाम में इससे भी सवाल आ चुका है कि रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या। सबसे पहले तो एयर बाहर से एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के अंदर जाती है, उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है कि वो एल्विलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस यानी ब्लड में जाती है, फिर ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, फिर उसके बाद ब्लड से बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूज़न होता है, बॉडी टिश्यूज़ में यानी कि हर एक सेल तक पहुंच जाती है, सेल के अंदर पहुंच के फिर उसका एरोबिक रेस्पिरेशन में वो इस्तेमाल हो जाती है ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिमूवल की कहानी शुरू हो जाती है, रेडी भी बन जाता है। तो देखिए सब मैंने क्या बताया ना, रेस्पिरेशन वाज द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले क्या होगा, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी बाहर से एयर अंदर की साइड जाएगी। अब यहाँ इन्होंने ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला, अब इसको याद रखें। बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। एटमॉस्फेरिक इन और CO2 रिच एयर बाहर, ब्रीदिंग है पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर वॉल्यूम, जो अंदर गई एयर उसका डिफ्यूजन हो जाएगा एल्वियोलर सरफेस पर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, और एल्वियोलाई से फिर वो ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज मतलब कि जब ब्लड से हर एक बॉडी टिश्यू तक पहुंच जाएगी तो वहाँ पर डिफ्यूजन होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय द सेल्स, फिर हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंच जाएगी उसको इस्तेमाल कर लेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ द CO2, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। आई होप कि आपको ये जो स्टार्टिंग का बेसिक सी बातें बताई गई थी समझ में आई होंगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। जल्दी ही इंशाल्लाह इसका अगला टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी अपलोड किया जाएगा। कुछ बातें जो इस टॉपिक में अभी तक इंपॉर्टेंट थी वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि एयर जो हमारी एंटर कर रही है एक्स्ट्रा नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो रास्ता है वो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ लंग कहलाता है। एल्विलाई एंड देयर डर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द लंग्स, है ना। ये जो हमारा ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये सब इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज रिंग से बने हुए हैं। ट्रैकियो अगर हटा दिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई ये हमारे लंग्स को बनाते हैं। बस इसी तरीके बेसिक सी बातें बताई गई कि ट्रैकिया डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।